था, कुछ ये वाला था। ये करना है। That was 3 root 5 minus 5 root 2. This to be multiplied with 4 root 5 plus 3 root 2. ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली हमें पेपर में आ भी सकते हैं आपके 1 मार्कर्स में। यू कैन गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कल करवाया था। और कल मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया होगा तो इसलिए आज रिवीजन करवा रही हूँ इसकी। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जो आपके पास 3 रूट 5 है आपको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड विद 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, देन माइनस 5 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको ओरली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर इनिशियल मुश्किल आता है तो आप इसको स्प्लिट वाइज भी कर सकते हो कि हमने पहले ए को मल्टीप्लाई किया फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई किया। बट इफ यू कैन डू ओरली की हमारा 3 रूट 5 इंटू 4 रूट 5 है। ठीक है, तो ये 12 5 क्या हो जाएगा, 60। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको करेंगे 3 3 9, 9 रूट 10। इसको किया -20 रूट 10। फिर इसे किया 5 3 15, 15 2 30, है ना। तो ये आ जाएगा -30। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया, 50 और 30 बन जाएंगे 30, और यहां से 9 - 20 कितना हो जाएगा, -11 रूट 10। सो दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन यही अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा इरेशनल्स का उसमें आएगा। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो आपको दिया हो 7 रूट 5 -3 रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 2। मैं ना ग्रुप में बुक भी शेयर कर, सबने लिख लिया ना क्वेश्चन ये? तो जो आपको अभी फिलहाल के लिए हमें मिल रही है ना बुक, विच इज जो भी, आई थिंक कौन सी बुक है मुझे पता, नाम भूल गई मैं। जो भी ऑनलाइन एक्स्ट्रा हेल्प बुक चल रही है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसका पार्ट 1 तो मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ है। तो मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। उसमें से चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम उसके हिसाब से, और आपको चैप्टर 1 करवाया जा रहा है। ठीक है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। आपका 7 रूट 5 और 2 रूट 5 क्या बन जाएगा, 14 इंटू 5 70। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 रूट 10 हो गया, -6 रूट 10 हो गया, -12 इंटू 2 24। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 70 - 24 इज 46 6। प्लस 22 रूट 10। ये हमारा आंसर चाहिए। नेक्स्ट लिख लो। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में दोनों दोनों टर्म्स में सर्च थे, दोनों टर्म्स में इरेशनल नंबर्स थे। अगर मान लो कुछ इस तरह से हो, लिख लिया सबने ये, है ना। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर हो 4 + 3 रूट 3 टू बी मल्टीप्लाइड विथ 7 + 4 रूट 3।
जिनके पास भी अपने पर्सनल नंबर्स हैं वो सब मुझे दे देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी आप सबको। ठीक है ना, क्योंकि जो भी वर्कशीट बुक्स वगैरह आएंगी आपके पास रहेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और मोस्टली वर्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में ही आती है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 16√3 प्लस 21√3 प्लस 12 3 36। ठीक है, तो 28 और 36 कितना हो जाएगा? 64 प्लस, वहाँ पे 63 है ना, 36 की जो। मैंने क्या लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया ना, 4 3 ठीक है, तो 16 और 21 विल बी 37। ठीक है बेटा, आंसर ठीक है। राइट, तो बस ये कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ले लो। मान लो 4√3 माइनस √2। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतना क्लियर हो गया कि आपके पास सेम रूट्स भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर कोई डिफरेंट रूट भी आ सकती है या नंबर्स आ सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, दैट यू शुड नो। ठीक है, इसके बाद थोड़े से और क्वेश्चंस, और क्या रहता है इसके बाद ना, थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर्स में ना, ये कॉन्सेप्चुअली आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको करवाया था कि दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो आंसर इज द सम इज अ नेचुरल नंबर, डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स में नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हमने अब रैशनल्स और इरेशनल्स की बात करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना हमें? समझ में आ गया? आंसर क्लियर है ये? आयुष, आपको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलो ठीक हो गया, इतना सबको समझ में आ गया, हमारा बेसिक्स ये क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो कर लो, उसके बाद हम रैशनलाइजिंग फैक्टर ही स्टार्ट करें। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको ऑलमोस्ट सब करवा दिया ये। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन लोएस्ट फॉर्म में करना, कंपैरिजन ऑफ इरैशनल नंबर्स। राइट, सो नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, कि अगर हम ऐड करते हैं टू इरैशनल नंबर्स को, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, जिसे लिखा जाएगा सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स। क्या लगता है आपको, क्या होगा? दो इरैशनल नंबर्स को ऐड किया, तो क्या सम जो होता है वो रैशनल होता है, वो इरैशनल होता है, वो किस तरह का आंसर आएगा आपके पास? क्या लगता है आपको? मेरा इरैशनल। और अच्छा देखो, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि √3 प्लस √2 कहा, आपने कहा ये तो इरैशनल है, बिल्कुल बात सही है, ये तो सम इरैशनल है। अच्छा, क्या 3√2 और 4√2, या इफ आई से नॉट दिस वन, चलो ये नहीं लेते, 3√2 प्लस 3√2 एंड माइनस 3√2, ये क्या है? दो अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करती हूं तो क्या हो सकता है? जीरो आ गया, विच इज रैशनल। ठीक है, दोनों को प्लस किया, ये नेगेटिव में नंबर था, +3 और -3 क्या होता है? 0। 3√2 -3√2 क्या लिखोगे आंसर? 0। अगर आपको याद होगा, एक बड़ा सा मैंने आपको ये आंसर लिखवाया था और मैंने कहा था मुझे लगता है इसमें आंसर 0 आता है। याद है, ये है 4th रूट ऑफ 81 -8 × क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, +15 × 5th रूट ऑफ, ये तो वैसे इरेशनल नंबर्स थे भी नहीं, बट अगर हम कुछ ऐसे नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आंसर 0 आए, तो इरेशनल नंबर्स का सम रैशनल भी हो सकता है। सेम गोज फॉर डिफरेंस ऑल्सो। सो डिफरेंस ऑफ टू irrational numbers कैन बी रैशनल, कैन बी irrational। ठीक है, राइट, तो आप इसको लिख सकते हो
कि अगर मैं इरेशनल में इरेशनल ऐड कर रही हूं, आंसर कैन बी रैशनल। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, √3 प्लस √2, √2 प्लस √98 एंड सो ऑन। ठीक है, कैन बी रैशनल इफ इट इज √2 प्लस -√। अब आपने सम कहा तो डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंस of two irrational numbers can be irrational or rational as the case may be, depends on the numbers। ठीक है, नंबर्स पे डिपेंड करता है कि सम या डिफरेंस रैशनल होगा या इरेशनल। अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्या लगता है क्या होना चाहिए? इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी। ठीक है, तो जैसे आपने लिया √3 इंटू √2, क्या आंसर आया? √6। ये तो है इरेशनल। लेकिन अगर मैं करती हूँ √98 इंटू √2, दोनों अलग अलग नंबर है। ये आप सॉल्व करते हो तो ये होता है 7√2 इंटू √2। ये क्या बन गया? 14। ये तो हो गया रैशनल। ठीक है, तो सबसे और इजी करना है तो इसको लिख सकते हो √2 इंटू √2। ठीक है, अब अगर दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो सेम हो सकता है। जैसे आपने √98 को √2 से डिवाइड किया तो आंसर 7 आता है बच्चे। ये 7√2 होता है, √2 हो गया। लेकिन अगर मैंने √6 को √2 से डिवाइड किया तो ये होगा √3 इंटू √2 अपॉन √2। ठीक है, प्रोवाइडेड हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो उस केस में आंसर कुड बी रैशनल कुड बी इरेशनल। मतलब दो को ऐड करो इरेशनल्स को, चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, हमारे पास पूरा केस है। आपको इंटीजर भी मिल सकता है, आपको फ्रैक्शन भी मिल सकती है, आपको इरेशनल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, ये हमारे 1 मार्कर्स में हमारे एमसीक्यूज में आता भी है, तो लिखो। ठीक है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या होगा? सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल को ऐड किया, द सम इज ऑलवेज इरेशनल। दरवाजा लगा दो बेटा। 4 प्लस √2 ले लो। अच्छा, मैंने सम की बात की है तो डिफरेंस भी कवर हो जाता है इसमें। ठीक है, 4 माइनस √2 ले लो। कोई भी नंबर ले लो, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, कि एक नंबर जो रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए सम हमेशा क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी इरेशनल। अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन आती है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या होगा। एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से हुए? एग्जाम्पल बताओ। रैशनल नंबर्स का तुम्हें बॉक्स दिया हुआ है, तुम नंबर निकालोगे, तुम्हारे पास किस तरह के नंबर्स आएंगे? और बारिश का मौसम हो रहा है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, आयुष तुम्हारा कुछ मिस हुआ है इसमें से कि सब देख लिया था? मामा की आवाज भी नहीं आ रही थी और डिस्कनेक्ट भी कर गया था हाँ, मैं। डिस्कनेक्ट बेटा, वो मे बी इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज थे। तो ये आपने अगर लिखा है रैशनल इरेशनल पर ही पहुंचो कि इससे पहले वाला भी है? हम कुछ भी नहीं, आवाज आई थी, स्क्रीन ही अटक गई थी। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो यहां से आ जाओ। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हमेशा क्या होगा? इरेशनल। अब आते हैं, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल, तो पहले सोचो रैशनल वाले बॉक्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है,
तुम्हारे पास, तुम्हें मैंने रैशनल नंबर्स ना एक बॉक्स मैंने डालकर दे दिया सारे, तो तुमने नंबर निकाला, तुम्हारे पास 4/7 भी आएगा, -4/7 भी आएगा, 1.33 बार होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है एवरी। कैन यू थिंक ऑफ सम नंबर जो हमारा बहुत एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर होगा रैशनल में? ठीक है, वी विल हैव नेगेटिव नंबर्स, वी विल हैव फ्रैक्शंस, वी विल हैव पॉजिटिव नंबर्स। एक और तरह का नंबर है जो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, कौन सा है? जीरो। तो आपने चेक करना है कि आपको रैशनल नंबर्स में कैटेगरी वाइज दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है क्या लिखा होगा इस तरह से? मैंने तो एग्जांपल दिया ना, आपको लिखा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, बस। जब रैशनल दे दिया इसका मतलब है जीरो इज इंक्लूडेड। या तो लिखा होगा, मेंशन किया होगा, मेंशन करके तुम्हें स्पेसिफिकली तुम्हारे दिमाग में पिन पॉइंट डाल दिया, मतलब हिंट भी तुम्हें साथ ही दे दिया। या फिर मेंशन नहीं किया होगा, अपना दिमाग लगाओ भी, देखो रैशनल बोला है तो जीरो तो इसमें है ही है। तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? रैशनल जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, तो जीरो से जब भी हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, दुनिया में कोई भी नंबर हो, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा रैशनल। ठीक है, तो एक बात समझना कि जब भी हमें, मैंने आपको रैशनल नंबर का बॉक्स दिया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके हाथ में जीरो आ जाए। आपके हाथ में जीरो है, इरेशनल वाला बच्चा लेकर बैठा हुआ है, उसने रैशनल नंबर निकाला। ठीक है, अब आपने नहीं देखा है, यू आर नॉट, यू कैन नॉट सी, यू हैव नॉट सीन द नंबर एज येट, यू आपने निकाले हैं। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? जीरो, और वो क्या होता है? रैशनल। बात समझ में आई? तो अगर आपको दिया होगा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल कैन बी रैशनल, कैन बी इरेशनल, कैन बी रैशनल और इरेशनल बोथ, दोनों ही हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, मैं आपको ना डब्बा तो दे दिया रैशनल नंबर्स का, अब मैंने ट्रिक प्ले की, मैंने उसमें से जीरो निकाल दिया। ठीक है, सो इफ आई से प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, और यहां लिख दिया जीरो एक्सक्लूडेड एंड इरेशनल, क्या होगा? जीरो है ही नहीं तुम्हारे रैशनल के डब्बे में से, कोशिश कर लो जीरो नहीं निकलेगा। अब तुमने मल्टीप्लाई किया एक रैशनल को और इरेशनल को, तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल। बात समझ में आ गई? ये 1 मार्क में या एजर्शन रीजनिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से चीज पूछी जाती है। तो आपके पास दो ही केस है, या तो लिखा होगा रैशनल, ब्रैकेट्स में लिखा होगा जीरो इंक्लूडेड, या नहीं लिखा होगा। लिखा है चाहे नहीं लिखा है, रैशनल अकेला लिख दिया मतलब जीरो है ये। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर दोनों हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। राइट, लेकिन मैंने आपको लिख दिया कि नहीं रैशनल्स तो है, तो आप मुझसे स्मार्ट होकर पूछते हो मैम जीरो है इसमें, तो आई हैव टू आंसर, आई से नो। तो देन यू विल से कि नहीं अब तो जीरो आपने दिया ही नहीं है, इसका मतलब आंसर इज ऑलवेज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना है। और ये हमारे प्रूफ, अब हम प्रूफ भी करेंगे, टू प्रूव नंबर इज इरेशनल, तो उसमें भी काम आता है। ठीक है, वो पहले 10th क्लास में होता था, अब यहाँ पर 9th में ही हमें आ जाएगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया बेटा इतना सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब हमारा मेन, हमारा 9th क्लास का जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, विच इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। लिखो, रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसके ना आपको प्रॉप जो मतलब सॉल्व करने वाले हैं प्लस माइनस के, आई गिव क्वेश्चंस, पर ये हो जाएंगे क्योंकि करवा दिए ऑलमोस्ट सारे, कुछ रहता नहीं है सच, पर समझ में आ गया, प्लस माइनस सबको समझ में आ गई है ना? ठीक है, हाँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आयुष अब तो ठीक है? यस मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रैशनलाइजिंग फैक्टर। राइट, मान लो मैंने आपको नंबर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब है कि रूट साइन में 3 अकेला बैठा हुआ है, वो किसी तरह से भी रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा, है ना। अगर आपको उसे रूट से बाहर निकालना है, अब आप गए उसके पास, आपने कहा कि मुझे इसे रूट से बाहर निकालना है, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करो कि ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए या फिर स्क्वायर रूट साइन इसमें ना रहे। बट कोशिश यह करनी है कि इट शुड बी लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा है। ऐसे तो मैं बहुत बड़े नंबर से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक सबसे लोएस्ट, सबसे छोटे वाले से मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 को स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है, तो कितने और साथी चाहिए उसके? एक और, है ना, है ना। और वो 3 है, लेकिन वो साथी भी कैसा होना चाहिए? सेम कपड़े पहना हुआ, है ना, राइट। तो क्या होगा, जैसे सेम टीम मेंबर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स में सेम होते हैं, तो सेम सबकी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो इस तरह से ही यहां पर उसका भी कॉस्ट्यूम सेम होगा। इट विल सिट इन द स्क्वायर रूट साइन, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट हमारे पास एक रैशनल नंबर बन के आ गया। तब क्या करें? रैशनलाइजिंग, कि एक इरेशनल को रैशनल बनाना है मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इरेशनल को रैशनल बनाना है, तो वो नंबर क्या है? ठीक है, तो हमारे पास रूट 3 था, सो दिस बिकम्स द रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ गया? मान लो कि मैं आपको दे रही हूं स्क्वायर रूट ऑफ 98, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि मेरे पास रैशनल बन जाए? अब स्क्वायर रूट देखा 98 का, अब मैं कहूं नहीं जी इसको तो 98 से मल्टीप्लाई कर दो, पर सोचो क्या ये 98 लोएस्ट फॉर्म में है? कम से कम सप्लाई करना है हमें, है ना। तो अगर टीम में डालना है, तो एक बंदे को मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मुझे 11 के 11 प्लेयर्स को भेजना हो अंदर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोएस्ट फॉर्म में चलना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया। फॉर नाउ वी अंडरस्टैंड दिस इज 7 रूट 2, 98। अब तक हमें प्रैक्टिस में समझ में आ गया कि 7 रूट 2 होता है। तो अब इस 7 रूट 2 को मिनिमम से मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये रैशनल नंबर बन जाए? 2, लेकिन सेम कपड़े पहना हुआ, तो उसे जाना स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 लिखोगे गलत होगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 इज अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो आपने पावर भी साथ ही में लिखनी है, उसकी रेडिकल साइन को भी साथ ही में लिखना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। बात समझ में आ गई? तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आरएफ लिख रही हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी लिख लो इन दो तीन बारी तो समझ में आएगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 98। तो ये एक नंबर में एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म्स है, इसमें आता है, देन विल गो टू अदर टर्म्स। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 500 का, व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर? रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 500। पहले इसे फैक्टराइज करो, कितने इसमें पेयर बन रहे हैं, कोई कोई साथी है कि नहीं है। आप पहले टीम को एनालाइज करोगे ना कि टीम में क्या क्या ग्रुप बन रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंडमली किसी क्लास में एंटर करती हूँ, मुझे चाहिए कि बच्चे 2 ग्रुप फॉर्म कर ले। अब आपको नहीं मैम, हमारे पास तो 51 बच्चे हैं, है ना, 25-25 का ग्रुप होगा, तो हाउ टू मेक इट इक्वल? तो वो मुझे देखना है कि मुझे +1 करना है या -1। तो ऐसे ही पहले हम इस पूरे ग्रुप को एनालाइज करेंगे। 500 है, फैक्टर्स का ग्रुप है, इसको फैक्टराइज किया तो कुछ इस तरह से आएगा। 10 तो पेयर में है, कौन अकेला बैठा हुआ है? 5। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए 5 को ही साथी चाहिए। कैसे जाएगा ये 5? रूट 5 में, तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, राइट। अब मुझे बताओ आप, स्क्वायर रूट ऑफ 250, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 250। पहले इसे फैक्टराइज करोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरी नंबर सिस्टम में अब इसी के क्वेश्चंस चलेंगे। सो मेक श्योर अगर नहीं समझ में आता है तो आज समझ के जाना है हमें।
250 को मैंने फैक्टराइज किया। सबको समझ में आ रहा है ये आएगा? 10। समझ में आ गया? 10 नहीं बोलना बच्चे, क्या बोलोगे? ये 5 के पास तो पेयर है, ना इस 5 के पास साथी है, ना इस 2 के पास अपना एक साथी है। ठीक है, तो मैंने कहा एक 5 और होता, एक 2 और होता। ठीक है, एक 5 और होता, एक 2 और होता, लेकिन ये कौन से वाले में जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? अगर जाएंगे तो दे हैव टू गो इन द सेम कॉस्ट्यूम एज द वंस सिटिंग देयर, जिनको जरूरत है उनके सेम कॉस्ट्यूम में जाना है। तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी बोलो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। अब मान लो आपको ऐसे ही रैशनलाइजिंग फैक्टर, अब ये तो हमारे पास नंबर्स है, अगर मान लो मैंने आपको दे दिया क्यूब रूट ऑफ 500, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500। 4। 4 कैसे होगा? 4 नहीं बोलना है, तुमने इसे लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5। 125 इंटू 4 होता है ना, तो 2 इंटू 2 हो गया, और ये है क्यूब रूट। पहले तो मुझे बताओ इसकी फैक्टराइजेशन क्लियर है? 500 को हमने फैक्टराइज किया, ये 5 से गया 100, फिर 5 से गया 20, फिर 5 से गया 4। अब कौन कहता है कि नहीं जी हमें तो 2 से ही स्टार्ट करना है? अब थोड़ा सा, बिकॉज हम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं इसको, है ना, हमारे लिए कैलकुलेशंस, तो जितना इजी हो सके हम उतना करेंगे। सो इज इट क्लियर? पहले आयुष ये बताओ, क्लियर है? ठीक है। अब यस मैम। एनालाइज करोगे कि ये क्यूब रूट था, क्या बाहर इस क्यूब रूट से आ सकता है? 5 आ सकता है? निकालना है नहीं निकालना है वो अलग बात है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, चलो ये 5 बन गया। अब क्यूब रूट में कौन बैठा हुआ है? 2। ये क्यों नहीं बाहर आ सका? क्योंकि इसके पास कितने 2 नहीं थे? एक 2। तो अगर इसको सप्लाई करना है तो मुझे क्या सप्लाई करना होगा? एक 2, लेकिन सेम रेडिकल साइन में। सो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। बात समझ में आई बेटा? 4 कैसे निकाला तुमने? आपने उसे 1000 नहीं 2000 कैसे बनाओगे? हद से हद मुझे 4 कैसे निकाला? बता बेटा। आयुष 4 कैसे कहा तुमने? मैम वो 2 इंटू 2 कर दिया। हम्म। मैं सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस सोचना चाहती थी कि कैसे तुमने कहा 4, तुम्हें क्यों लगा 4 होगा आंसर? आपने फैक्टराइज नहीं किया कि रैंडमली बोल दिया, या 4 देखकर बोल दिया कि ये 4 है, अच्छा 4 और चाहिए? क्योंकि स्क्वायर रूट में हम वो करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना क्यूब रूट है, दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं। ठीक है, कि अगर मैंने 4 बोला तो क्यों बोला, कि मुझे ये लगा कि यहाँ पे 4 है तो 4 और मिल जाए। बात समझ में आई? और लगा फिर देख वो समझ में आना, यहाँ हम कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन देख लिया हमने, सोचा दिमाग में वो स्क्वायर रूट है, तो वो चीज नहीं रखनी। अब ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 250 बताओ। ये जो नंबर्स है ना, क्यूब रूट ऑफ 500, क्यूब रूट ऑफ 250, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, 1 1 मार्कर्स में पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 250 अगर आप करोगे 125 इंटू 2 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर? 2 इंटू 2। हाँ, 2 इंटू 2 होगा बच्चे, पर 2 इंटू 2 कैसे जाएगा? बता आयुष, कैसे जाएगा 2 इंटू 2? क्यूब रूट में, है ना, 3 क्यूब रूट रूट में। में। हाँ, बहुत जरूरी है इसको मार्क करना। आप अगर बोलोगे नहीं तो लिखोगे भी नहीं। सो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब मान लो कुछ इस तरह से नंबर दिया हो, लिख लिया सबने? राइट, मैंने आपको फिफ्थ रूट दी है, और अंदर ब्रैकेट स्क्वायर, अंदर रूट साइन में है a⁴ b² c³
इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। क्या होना चाहिए? हम्म। ए बी क्यूब सी। सी का स्क्वायर, लेकिन कौन से में जाएंगे? फिफ्थ रूट में। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। फिफ्थ रूट ऑफ 160। तो रैशनल स्क्वायर रूट 5 रूट 5। फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे 260 को, जब 160 को आपने फैक्टराइज किया, सो आई बिलीव इट इज 2 raised to power 5 into 5, यही आता है ना? है ना? आयुष, ये आया है? तुम्हारा टू तो यस कोई मैम। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो तो स्क्वायर इस फिफ्थ रूट से बाहर आ जाएगा। ये अकेला 5 बैठा है। कितने साथी चाहिए थे इसको? होने ये पांच, पांच चाहिए थे। अब एक बैठा है तो इसको हम कितने और प्रोवाइड कर देंगे? 4। 4। तो 5 raised to power 4 इज 625। तो इसका अगर मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल रही हूं, तो वो होगा फिफ्थ रूट ऑफ 625। सिक्स्थ रूट ऑफ 625। इतना क्लियर हो गया? तो रैशनलाइजिंग फैक्टर, पहली बात तो एक नंबर का होता है, फ्रैक्शन का नहीं होगा। ना ही ऐसा कुछ होगा कि मैंने प्लस माइनस में अलग चीज देखेंगे, ठीक है। लेकिन डिवीजन में रैशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रही हूँ, ये हमेशा इस नंबर का होता है, ठीक है। इस नंबर को रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है, वो प्रोसेस अलग है। बात क्लियर हो गई हम सबको? राइट? या फिर उसको सॉल्व करने के बाद हम रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे। इतना क्लियर हो गया? राइट एवरीवन? अब आते हैं, तो सिंगल टर्म्स थी, हमने सिंगल सिंगल टर्म्स को दे दिया। अब मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि मेरे पास है 2 + √3, इसको रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है। आई हैव टू मेक दिस अ रैशनल नंबर, ठीक है। माई टास्क इज, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है कि मेक 2 + √3 इंटू अ रैशनल नंबर, कि किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनल बनाओ, ठीक है। तो आप ये कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है। 0 अब से। अब यहां पर काम आएंगी आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट। अब वो कैसे? कि देखो हमारे पास ये दो नंबर्स का सम है, 2 + √3 इज इरेशनल, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल यहां पर, ठीक है ना। ये इरेशनल नंबर है ओवरऑल देखा जाए तो। अब इसको रैशनल बनाना है, तो 2 तो ऑलरेडी रैशनल है, √3 को रैशनल बनाना है, ठीक है। अब ये दोनों इकट्ठे जुड़कर बैठे हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर मैं क्लास में आ रही हूं, मैं किसी एक बच्चे को वर्कशीट दे दूं, है ना, तो बाकियों को मैं कहूंगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना। क्लास में मैं एक बच्चे को क्वेश्चन करवा रही हूँ और बाकियों को चाहे मैं ना करवाऊं, पर पता तो है कि मैंने एक को करवाया, है ना। तो बाकी क्या हो जाएंगे? गुस्सा के, मैम उसको करवा दिया, उसको वर्कशीट दे दी, उसको मार्क्स दे दिए, उसको +1 दे दिया, उसको इस क्वेश्चन में नंबर दिए, मुझे नहीं दिए। होती है ना ये झगड़ा। तो यहां पर भी दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, है ना। आपका 2 तो रैशनल है ही है, √3 नहीं है। तो हमारा एक थॉट होता है कि चलो जी √3 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से। लेकिन क्योंकि ये इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 2 को भी करना होगा। क्लास में किसी एक बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, सबको मिलेंगे। अगर बोर्ड ने कोई क्वेश्चन गलत डाला है और उसके ग्रेस मार्क्स देने हैं, तो वो सबको थ्रू आउट मिलेंगे इंडिया, किसी एक को नहीं मिलेंगे। मतलब वो रीजन स्पेसिफिक जहां जहां वो क्वेश्चन पेपर गया है उन सबको मिलने चाहिए। आइडियली दिस इज फेयर। तो यहां पर भी फेयर क्या है कि अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो मुझे 2 से भी करना होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम क्या आएगी? ये 2 √3 बन गया और ये तो 3 हो गया। कहाँ हमने बनाया था रैशनल, ये तो फिर से वही नंबर इरेशनल रहा। तो यहां पर हम सोचते हैं कि इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि ये इरेशनल से रैशनल बन जाए, राइट।
तो ये है 2 + √3। अब मेरी कोशिश है कि स्क्वायर करना है √3 को, है ना, कि कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं कि √3 स्क्वायर हो जाए। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में ना एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की होगी, a+b को मल्टीप्लाई करो a-b से, क्या होता है, a² - b²। ये पूरी जिंदगी अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली पूरे इस चैप्टर में। तो आपने इसको क्या करना है, कि क्या करना है, 2 का स्क्वायर भी हो जाए, √3 का भी स्क्वायर, 2 को स्क्वायर कर दे, √3 को स्क्वायर, हाँ ये तो चाहिए चाहिए। बस इसके प्रोडक्ट में कुछ और टर्म ना आए हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे पास प्लस का साइन है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट साइन ले लो टर्म्स में और इन्हें मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। तो अगर मैंने कहा 2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 + √3 क्या हो जाएगा, 2 - √3। बात समझ में आ गई, बिकॉज देन इट विल गिव स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स, लेकिन बीच में माइनस साइन होगा, बस ये ध्यान रख। वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हमें तो रैशनल बनाना था उसको, चाहे नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने। बात समझ में आ गई। तो लिख लो, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 + √3 इज 2 - √3। कि मैंने कोशिश की कि 2 भी स्क्वायर हो जाए, √3 भी स्क्वायर हो जाए, मतलब मेरा टारगेट था √3 को स्क्वायर करना। अब उस टारगेट में 2 भी स्क्वायर हो रहा है तो बिल्कुल हो जाए, लेकिन अलग से कोई टर्म और ना आए। सो वाई कैन नॉट आई हैव 2 + √3 का स्क्वायर करना है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं स्क्वायर करती हूं तो a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² +2ab, ठीक है। तो ये +2ab नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने किया 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 2 × 2 × √3। ये 2 तो चलो हो गया 4, 3 √3 हो गया 3, और ये हो गया 4 √3। बनाने चले थे रैशनल, अभी भी रैशनल ही है। तो इन सब से जब हमने हिट एंड ट्रायल करके मल्टीप्लाई किया, आपको तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिया कि बच्चा ये कर लो। ये सब टकरे मार मार के पीछे रिसर्च कर करके सभी मैथमेटिशियंस ने आपको फाइनली दे दिया कि इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो जब भी वेन एवर यू सी बाइनोमियल, जस्ट फ्लिप द साइन। फ्लिप मतलब प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, उससे ले लो, माइनस दिया होगा तो प्लस। समझ में आ गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे चैप्टर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया ना सबको। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 - √2, what is the rationalizing factor of √3 - √2? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या लिखोगे, यही दो नंबर्स, बीच में माइनस था, हम डाल देंगे प्लस, बस। समझ में आ गई बात है, ठीक है। सो फॉर एवरी बाइनोमियल, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, राइट। अगर मान लो हमारे पास हो √48 +√18, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, क्या होना चाहिए, √48 - बाइनोमियल में ना मैटर नहीं करेगा कॉम्पोजिट है या प्राइम है, क्योंकि आपको √48 को पूरा का पूरा ही स्क्वायर करना है ना। अब होगा क्या, अगर मैं यहां पर ना एक बार कंफ्यूजन आई थी कि इसको हमने लिख दिया 4 √3 और इसको लिख दिया 3 √2, बच्चे ने लिख दिया और कहा मैम √3 + √2 होना चाहिए, √3 - √2 एज द केस में भी। वो क्यों नहीं होगा, कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर मैं √3 - √2 लिख रही हूं, उससे क्या होगा, तुम्हारा ये नंबर तो रैशनल हो गया, है ना। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन भी हमें अकाउंट में लेनी है। अब हो क्या रहा है कि जब हमने √48, √18 और √48 - √18 को मल्टीप्लाई किया, ये तो बन गया 48। एक ना, ये √48 18 से मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस में टर्म आ गई, √48 × 18। इसी का काउंटर, ये चीज माइनस में बैठा होगा कैंसिल होने के लिए। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए वो a+b का a - b रहा है। तो जब हमारे पास बाइनोमियल है, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस कि हम लोग उसमें उसको छोटा करके लिखें। आप उसको लोएस्ट फॉर्म में भी लिख लोगे तब भी आपका आंसर वही रहेगा, वन एंड द सेम थिंग। आप इसे
मतलब आप इसे इस तरह से लिखकर कहो कि 48 प्लस रूट 18 का रूट 48 प्लस रूट 18 का रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 4√3 -3√2, दैट्स ऑल्सो फाइन, बिकॉज अल्टीमेटली तुम स्क्वायर ही करोगे, 48 का पूरा 48 स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा देखो, यहां पर अगर तुम इसको कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 4, और 48 × 3 करोगे स्क्वायर रूट में, 48 × 3 कितना हो जाता है? 144। 144 इज 12, वो फिर स्क्वायर रूट से बाहर आने को आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको सेम नंबर लेना है इफ इट्स बाइनोमियल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया। अब एक होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऐसा पहले क्यों करते हैं? ठीक है, ये तो प्रोसेस समझना कि ये हम कर क्यों रहे हैं सारी चीजें। वाई डू वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? तो जब भी आपको रैशनलाइज करने को कहा जाएगा ना, इसका मतलब उस नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने को कह रहे हैं। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया होगा, जैसे मान लो दिया हुआ है, मैंने लिखा था 6/√3। पहले तो समझेंगे करते क्यों है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा बेसिस है कल अगले के 2-3 क्लासेस के लिए। टू अंडरस्टैंड रैशनलाइजिंग ही करनी है अब हमें 2-3 क्लासेस में, और इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। जैसे मर्जी कान घुमा घुमा कर जैसे मर्जी पकड़ ले वो चीज को, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। मैं आपको करवाऊंगी प्रूफ ऑफ इरेशनल। आप देख, आपको मैं वो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी बोर्ड्स का जिसमें डायरेक्ट लिखा है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, और बेसिक के पेपर में घुमा कर बात कही हुई है, लिखना उसमें भी वही √2 का प्रूफ है। तो समझने की बात हो जाती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि वो √2 का प्रूफ ही पूछ रहा है ना। मैं घुमा फिरा के तुम्हें बोलूं बच्चों कल तुम्हारे कितने बजे छुट्टी हो रही है, अच्छा फिर सब घर कितने बजे तक पहुंचोगे, और फिर मुझे क्योंकि अपना टाइम सेट करना है तो मैं कहूंगी अच्छा अच्छा ऐसा टाइम कर लूं, है ना। और वही मैं डायरेक्ट बोलूंगी मुझे कल ये टाइम रखना है, सूटेबल है कि नहीं है, आई डोंट केयर आप कितने बजे पहुंच रहे हो, छुट्टी मारो जैसे मर्जी करो आ जाओ। बात समझ में आ गई? पेपर ऐसा ही होता है, घुमा फिरा के बात करो या डायरेक्ट, राइट। तो इसमें इसको कहा जाता है रैशनलाइज। वेन एवर इरेशनल नंबर इज इन द डिनोमिनेटर वी नीड टू रैशनलाइज। वाई? पहली बात तो क्यों करेंगे, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन अप्रोक्सीमेशन, फ्रैक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। अब होता क्या है, मैंने तुम्हें 7/2 कहा, तुम आंसर फिर भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कितना आएगा? 3.5। चलो आपने कहा मैम ये तो आपने 2 दिया था, अगर मैं आपको 7/9 कह दूं फिर भी आसान है, 9 से डिवाइड कर सकते हो। क्या 6 को √3 से डिवाइड कर सकते हो? चलो आपने कहा चलो मैम √3 को मैंने 7.732 भी लिख लिया, तो क्या अब ये डिवीजन हमारी इजी है? एक तो पहले ही 6 है, ऊपर से डिनोमिनेटर में फिर नंबर भी और है, मेरे को एक प्लेस और दे दी तो मैं फिर मर गई। तो दैट इज नॉट एन इजी टास्क। तो इसीलिए इसको इजी करने के लिए हम कहते हैं इसको रैशनलाइज करें, कि डिनोमिनेटर जिससे हमें डिवाइड करना है उसमें से इरेशनल नंबर को हटा दें। ठीक है, तो जैसे 6√3 था, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हटाना है, इसको रैशनल बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से, वो हो गया √3। अब क्योंकि फ्रैक्शन है, अकेले डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। आई कैन नॉट से 7/2 और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरी मर्जी, और इसको बुला दिया 7/4। आप कहोगे नहीं जो 7/2 था वो 7/4 भी है, नहीं है ना। तो अगर हमने 7/2 को 7/4 बनाना है तो हम ऊपर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। अब मैं बोल सकती हूँ कि 7/2 या 14/4, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शंस यहाँ काम आएगा ना। तो यहां पर भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना है। तो रैशनलाइज में जिस नंबर से हमने किया है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, उसी में करेंगे न्यूमरेटर को। अब ये देखो क्या बन गया, 6√3/√3, 3 हो गया। ये 3 और ये 6 कट जाएंगे, तो क्या बन गया? 2√3। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है? 6/√3 आफ्टर रैशनलाइजिंग बिकम्स 2√3। इस प्रोसेस को समझ लो, जो इरेलीवेंट चीजें हैं मैं सब चीजें इरेज कर रही हूं। अब देखो, अब अगर मैं पूछती हूँ बच्चों इसको अप्रोक्सीमेट करो, तो आपके दिमाग में 1.732 है। आप हद से आप बोलोगे मैम 3.4 हो जाएगा, हद से मतलब 3.5 से ऊपर नहीं जाती वैल्यू ये। नाउ इट्स इजी फॉर यू टू विजुअलाइज इट।
6/√3 को विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2√3 को कहीं ना कहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं। दैट इज द होल प्रोसेस, दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड रैशनलाइजेशन। बात समझ में आ गई? फ्रैक्शन को हम इजी फॉर्म देते हैं, तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से करेंगे न्यूमरेटर को। तो क्या हमारा आंसर अगर कुछ इस तरह से दिया जाता कि 3/2√5, नाउ रैशनलाइज इट। तो जब रैशनलाइज करने को कहा जाए ना फ्रैक्शन को, इसका मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? अब यहां पर भी बच्चे मुझे बोलते हैं मैम 2√5 से कर लो। मैं कहती हूँ बिल्कुल कर लो, पर लोएस्ट करो, काम को बढ़ाने की बात है। हाँ, बस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया। आप 2 से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर लो, बाद में तुम्हें कैंसिल ही करना है ना। सो देर आर टाइम्स व्हेन बच्चा सेज कि नहीं मैम इसको तो 2√5 से मैंने ब्लाइंडली फटाफट से, मतलब मैकेनिकली हमने काम किया, सोचा नहीं है, बस 2√5 कर लो बच्चे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, कैंसिल करना ही है, लोएस्ट फॉर्म में बाद में भी लेकर आना ही है। तो तुम्हारा आंसर इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3√5/10। इट्स अ फ्रैक्शन विच इज इजी। तुम √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे 2.236, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, डिवाइड बाय 10 कर दोगे। कैलकुलेटर में सिंगल इंस्ट्रक्शन से काम हो गया। सिंपल, कोई साइंटिफिक नहीं चाहिए, आपने सिंपली काम कर लिया अपना। ठीक है, √5 फिल किया, √5 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, फिर डिवाइड बाय 10 कर दिया। बट समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। अब अगर ऐसे ही रैशनलाइज करने को कहा जाए, अब इसमें भी ना प्लस माइनस वाले क्वेश्चन हमें करने थे। मान लो आपको कहा जाए 3/√3 - √2, इसको रैशनलाइज करना है। नाउ दिस इज द रियल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप मान लो पेपर में आएगा, दिस इज द रियल क्वेश्चन। ठीक है, 3/√3 - √2 रैशनलाइज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? अब देखो डिनोमिनेटर √3 - √2 है, तो √3 - √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 + √2 जो पढ़कर आए थे, बिल्कुल सही। अब आगे ना तुम्हारी सारी जो मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तुम्हें करवाई थी, अब काम आई ना? आई कि नहीं काम? अगर मैं डायरेक्टली रैशनलाइजिंग स्टार्ट करवाती और यहीं पे समझाती कि इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, तब फोकस क्या होता था? सीरियसली दिस वाज अ प्रॉब्लम। हम प्लस माइनस ना, मैं प्लस माइनस इसी चीज में समझा देती थी सारी। तो बच्चा पहले तो समझ रहा है रैशनलाइज करना है, फिर अच्छा प्लस माइनस ऐसे करना है, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करना है। सो सेग्रीगेट किया कि पहले 2 क्लासेस लगा लो। अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्मूथली फ्लो करेगा। नीचे बन गया 3 - 2 विदाउट एनी थॉट। और मुश्किल आ रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अभी इनिशियली, कि ये a - b है, a + b है। सो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या हो गया, 3 × √3 + √2। आयुष, आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है ना? अगर आज भी कुछ मुश्किल आ रही है, सो थोड़ा सा टाइम देना इसको, क्योंकि हमने अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकालो, आप जाके घर पे करना। 3 को √3 - √2 से डिवाइड करना, और इसको सॉल्व करना, दोनों आंसर सेम देंगे। ठीक है। आई वंस, मेरे पास एक बच्चा था 2-3 साल पहले, टेस्ट में क्वेश्चन दिया था और अप्रोक्सीमेट करनी थी √3/√3 - √2। उसकी कैलकुलेशन ना बच्चे की, लड़की की बहुत फास्ट थी। सो व्हाट शी डिड वाज, मैंने √3 की वैल्यू बताई हुई थी 1.73 टू 1.414, उसने ना डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर ली और ना उसको सॉल्व कर लिया। उसका आंसर एग्जैक्ट सेम था, डिवाइड भी बहुत जल्दी कर लिया उसने। ठीक है, कहती मैं क्यों करूं ये मेथड, मैं क्यों रैशनलाइज करूं, जबकि मुझे पता है कि मेरी डिवीजन फास्ट है, आई कैन फॉलो दिस मेथड। है ना? मैंने कहा थ्योरेटिकली तुम्हारा यही पूछा जाएगा, तुमने अगर ऐसे सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत ही मानेंगे। और आंसर ना 3 प्लेसेस तक बिल्कुल करेक्ट था, जो ये आंसर दे रहा था ना और उसने जो किया था, 3 प्लेसेस तक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिजिट्स आए थे। ठीक है, बट वो क्या है कि कोई कोई बच्चा कर पाएगा। आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस यही रहेगा, हमेशा यही करना है, हमेशा डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को हटाना है। ठीक है, तो उस टाइम मैंने जब देखा तो आई वाज इट वाज एन एक्चुअली आई थिंक कि इसमें भी आंसर सेम आ रहा है, उसमें भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो फर्क कहाँ है? फर्क टाइम में है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट लिखो। कि इस चीज को करने में एक बच्चे को टाइम लगेगा, दूसरे ने अगर जल्दी कर लिया तो एवरेज टाइम ही लगेगा। अगर मान लो कुछ इस तरह से आपको दिया जाए क्वेश्चन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसको सॉल्व करना है।
अगर मैंने आपको दे दिया कि यू हैव टू सिंप्लीफाई, प्लस माइनस ही करना है ये क्वेश्चंस में, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 147 प्लस 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। नाउ इसमें implicitly we have to use rationalizing the denominator। कहा नहीं गया है इसमें, पर आपको अगर 4√3 ने मल्टीप्लाई ऐड करके सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है तो पहले तुम्हारा काम क्या होगा, 147 मुझे एक बड़ा नंबर दिख रहा है, मुझे देखना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी किसी से डिवाइड करने की। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो गया, 12, 12 डिवाइड बाय 3, हाँ हो रहा है तो ठीक है। 147 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4/9। अब 49 तो बहुत अच्छा नंबर है हमारा, है ना। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में, मतलब यहां तक मुझे क्लियर हो गया कि ये आएगा 5 इंटू 7 √3। ठीक है ना। अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी है ये नंबर, √3 कहाँ बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, अब मेरा काम क्या होगा कि मैंने लिखा, ये √1 लिख दो, √3 को स्प्लिट कर दो दो जगह में, √1/√3, √1 इज 1। अब क्योंकि √3 बैठा हुआ है हमारा डिनोमिनेटर में, मुझे भेजना है इसको न्यूमरेटर में, तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √3 के साथ, विच इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग। बिकॉज आफ्टर रैशनलाइजिंग इट्स इजी फॉर मी टू सी एड, या जो भी माइनस करना है फ्रैक्शंस को मैं कर सकती हूँ। तो देखो ये क्या बन गया, 4√3, 3, और √3 क्या हो जाता है, 3 प्लस 7। इसको भी ऐसे कर दिया, दिस इज 1/√3 इंटू √3/√3। तो ये भी क्या बन गया, 7√3/3। बात समझ में आ गई सबको ये, कि ऐसे मैं इनको ऐड नहीं कर पा रही थी, इन दोनों को भी कर लेती तो इसको नहीं कर पाती उसमें। बट इफ आई रैशनलाइज एंड ब्रिंग √3 टू द न्यूमरेटर, नाउ अब हर एक टर्म से √3 को कॉमन निकाल लो, 35 प्लस 4/9 प्लस 7/3, है ना। बात वही है कि 35 √3 प्लस 4/9, √3 4√3/9 प्लस 7 √3/3। ठीक है। या फिर आपने इसको इस तरह से विजुलाइज किया कि √3 निकालकर इन नंबर्स को ऐड करना है, कर सकते हैं हम ये। ठीक है। सो ये आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 9, 35 इंटू 9 इज 315, प्लस, प्लस ही लिखा ना मैंने, हाँ, प्लस 4 प्लस 21, है ना। 25 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 340। तो देखो इस नंबर को बड़े अच्छे से हमने कर दिया 340 √3/9। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं जहां पे स्क्वायर रूट वाले नंबर, जब हमने पिछले वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई के किए थे ना, उसमें सारे स्क्वायर रूट्स न्यूमरेटर में ही थे। तो जहां डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो पहले रैशनलाइज कर लो, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे वो फ्रैक्शंस दी हो, वी नो हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लो, या 2 क्वेश्चन एज होमवर्क ले लो, समझ में आ गया। और कल इसमें हमें और काम करना है। एक ना मुझे आप लोग का टेस्ट लेना है, तो मंडे को सैटरडे को ले लो टेस्ट, जितना भी काम क्लास में करवाए थोड़ा बहुत। रैशनलाइजिंग फैक्टर है, सम ऑफ रैशनल इरेशनल है, तो ऐसी कोई क्विज टाइप सी होगी जिसमें बहुत बेसिक्स हमारे होंगे, राइट। तो पता लग जाएगा कितना आता है कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 294 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 150 प्लस 2√6 माइनस 3/1/6। एक ये क्वेश्चन ले लो, और एक है स्क्वायर रूट ऑफ 216 माइनस 5√6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 294 -3। जब मैंने आपको रैशनलाइजेशन करवा दी ना, मैं आपके साथ ही वर्कशीट शेयर कर दूंगी, तो ये सारे क्वेश्चंस जो करवा रही हूँ उस वर्कशीट में लिखे हुए हैं। ठीक है। और कोई पूछे मैम इतना काफी है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल काफी है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे से वर्कशीट बनाई थी, इसमें ना एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे डाले थे। मुझे पता नहीं अब एक्सपोनेंट्स है कि नहीं है, देख लेंगे। चलो ये समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके आने हैं, आई विल शेयर द बुक ऑल्सो। चलो जाओ बच्चों।